हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेई मेंस का पेपर, जो कि हमारा 30 जैन को मॉर्निंग सेशन में आया था। तो इस पार्ट में हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट जो है डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हमारे पूरे 30 के 30 क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री है, वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो जरा। इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर इट सल्फाइड और इज हीटेड इन रेवर्बरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका 2। तो हम सबको पता है कि कॉपर के जो ओर है हमारे पास, वो जिस उसको हम लोग ऑक्सीडाइज क्यों करते हैं, ताकि हम आयरन जो है हमारा उसको एज ए इम्प्योरिटी रिमूव कर सकें। ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको पता है। Fe ऑक्साइड जो है, जब वो सिलिका के साथ रिएक्ट करेगा हमारे साथ, तो वो क्या बना देगा, FeSiO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली स्लैग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग। तो स्लैग की फॉर्म में हमारे पास Fe ऑक्साइड जो है हमारा, फेरस ऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। मेटलर्जी के चैप्टर से ये क्वेश्चन आया है। ठीक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड गिव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव, वो आप सबको पता है। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव कौन देता है? हमको पता है एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है। एरोमेटिक तो ये देते नहीं है, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स देते हैं। ठीक। तो यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो बड़े इजीली बन जाएगा। बट फिर भी हम लोग दूसरी स्टेटमेंट भी चेक करेंगे। देखो क्या है दूसरी स्टेटमेंट। सोडियम फ्यूजन, आपको पता है ये कौन सा टेस्ट है, हम लोग एलिमेंट्स की डिटेक्शन करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट गिव अ रेड ब्लड कलर। इसका मतलब क्या है कि क्या होना चाहिए हमारे पास, एक तो सल्फर होना चाहिए उसमें और एक नाइट्रोजन होना चाहिए। याद है आपको? अगर हम लोगों ने, अगर आपको याद है, आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर पढ़ी है तो आपको अच्छे से याद होगा। बट नॉट प्रूशियन ब्लू। प्रूशियन ब्लू कौन देता है? प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास इस कंपाउंड में नाइट्रोजन तो है, बट ये प्रूशियन ब्लू कलर जो है हमारे हमें नहीं शो करेगा। क्यों शो नहीं करेगा? क्योंकि हमारे पास फ्री साइनाइड आयन नहीं बचते। हमारे पास क्या बनता है? थायोसाइनेट आयन बनता है। राइट। तो एक तो एलिफेटिक एल्डिहाइड, दूसरा सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन 1 जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्या है, कैप्रोलैक्टम। आई थिंक पॉलीमर जितने भी टीचर्स पढ़ाते हैं वो सब बोलते हैं कि ये जितने भी हमारे पॉलीमर के नाम हैं, इनके जो मोनोमर यूनिट है, इनके जो रिएक्टेंट है, ये सब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो उसी के ऊपर ही डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम क्या होता है? बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिक इतनी ही है कि आपको कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। सो कैप्रोलैक्टम क्या है बच्चे हमारे पास? दिस इज अ 7 मेंबर रिंग होती है। कौन सी 7 मेंबर रिंग? और हमारे पास क्या होता है, अमाइड लिंकेज होती है इसमें। बेसिकली क्या होती है? अमाइड लिंकेज विद 7 मेंबर रिंग। ठीक। क्लियर है ये बात? अब 7 मेंबर रिंग है, हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोलिसिस होगी। मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 CH2 है हमारे पास। और इस साइड पे बच्चे आपको पता है NH होगा या NH2 होगा, और इस साइड पे डबल बॉन्ड हो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। यहाँ पे NH2 होगा। ठीक है ना? ऐसे ही हाइड्रोलिसिस होती है, अमाइड की हाइड्रोलिसिस। तो ये हमारा मोनोमर यूनिट है। क्या है? मोनोमर यूनिट। इसको पॉलीमर यूनिट कैसे बनाएंगे? इधर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के NH2 के साथ रिएक्ट करेगा, और इधर वाला NH2 दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो इस तरह से लीनियर चेन बनती जाएगी। राइट। तो हमारा पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये OH चला जाएगा, ये H चला जाएगा, इस बॉन्ड की एक्सटेंशन, इस बॉन्ड की एक्सटेंशन, और ये हमारे पास पॉलीमर N नंबर में लिख देता हूँ। तो ये क्या बन गया, एक्सटेंडेड चेन बन गई हमारे पास। तो ये क्या है? ये है नाइलॉन। कौन सा नाइलॉन? नाइलॉन 6। तो इसमें भी बच्चे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन ए, नाइलॉन 6। क्या ये बात क्लियर है? आई होप आप सबको ये चीज के बारे में ऑलरेडी पता होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, विच वन इज एन एंटा एसिड। एंटा एसिड, अब यूजुअली बच्चे क्या होता है, जब एंटा एसिड के बारे में पूछता है तो वो आपको बेसिक कंपाउंड दे देता है। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया। ये सब क्या है, क्योंकि बेसिक नेचर के हैं, इसलिए ये एंटा एसिड। एंटा एसिड मतलब
जो एसिड की ट्रीटमेंट करती है, राइट। हमारे एसिडिटी हो जाती है ना, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेनिटिडी। ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। अब आजकल मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से जेई मेंस वाले भी ये जो हमारे कार्बोक्सिलिक बायोमोलिक्यूल्स में जो हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस हैं, टेस्ट हैं जो हमारे, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यूजुअली जब मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को बोलता भी हूँ तो ये अच्छे से पढ़ के जाना, हालांकि ये एनसीईआरटी में इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं गिवन है, बट फिर भी पूछे जाते हैं, राइट। चलो, सेलिविनॉफ्स टेस्ट। अब ये सेलिविनॉफ्स टेस्ट क्या होता है, आई थिंक बहुत सारे टीचर्स ने जब पढ़े होंगे तो आपको बताया होगा। सेलिविनॉफ टेस्ट में क्या बनता है हमारे पास, ये बेसिकली एल्डोज भी देता है, कीटोज भी देता है, दोनों देते हैं, ठीक। बट डिफरेंस क्या है, कीटोज जो ये टेस्ट है वो फास्ट देते हैं, कीटोजेस ये टेस्ट क्या देते हैं, फास्ट देते हैं, और एल्डोजेस ये टेस्ट क्या देते हैं, स्लो देते हैं। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि सेलिविनॉफ्स टेस्ट जो है हमारे पास कीटोस फास्ट देते हैं और एल्डिहाइड क्या एल्डोजेस क्या देते हैं, स्लो देते हैं, ठीक। ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में उन्होंने क्या बोला, कीटोज अंडरगो बीटा एलिमिनेशन फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ फर्फ्यूराल। नहीं बच्चे, यहाँ पे फर्फ्यूराल नहीं बनता, हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूराल। हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूराल मतलब ये डबल बॉन्ड 5 मेंबर रिंग है हमारे पास, एक साइड पे CHO लगा होता है, दूसरे साइड पे CH2OH लगा होता है, हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूराल बनता है, फर्फ्यूराल नहीं बनते। इस पूरे मोइटी जो है इसको फर्फ्यूराल बोलते हैं, बट क्योंकि इसके पास CH2OH लगा है तो ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूराल है, ठीक है। और वैसे भी आपको पता ही है, एकदम क्लियर क्रिस्टल क्लियर चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास स्टेटमेंट ए तो करेक्ट है और रीजन इसका रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट्स व्हिच आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, रेडली सॉल्युबल। अब आपको पता है हमारे पास, हम लोगों ने एस ब्लॉक में बहुत डिटेल से ये चीजें पढ़ी होती हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो लैटिस एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है और हाइड्रेशन एंथैल्पी भी हमारी टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज होती है, राइट। यूजुअली क्या होता है बच्चे, आपको पता है, जब हम लोग मोनो एटॉमिक, हमारे पास जो एनायंस होते हैं, मोनो एटॉमिक एनायन लाइक X माइनस जो है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो मोनो एटॉमिक एनायन है, इनमें लैटिस एनर्जी का डिक्रीज जो है वो मोर होता है फॉर मोनो एटॉमिक के केस में। किसके केस में, मोनो एटॉमिक। एंड ऑब्वियसली इस रूल की बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, अलग अलग चीजें हैं, बट इन जनरल हम लोग को पता है लैटिस एनर्जी जो डिक्रीज है वो वो मैग्नीट्यूड डोमिनेट करता है मोनो एटॉमिक के केस में, और पॉली एटॉमिक के केस में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो मोर डिक्रीज करती है। मोर डिक्रीज की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, पॉलीएटॉमिक के केस में टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। बेरिलियम और मैग्नीशियम के जो सल्फेट है बच्चे, वो हमारे पास क्या होते हैं, इजिली सॉल्युबल होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, ए एंड बी, ठीक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बेसिकली बच्चों देखो जरा ध्यान से, तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे छोटा वाला जो एटॉमिक नंबर है उसको हम लोगों को डील करना है। तो सबसे छोटा वाला एटॉमिक नंबर कौन सा है, 37। अब 37 या तो चाहो तो आप डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर दो। आपको पता है ब्लॉक कैसे बताते हैं, बहुत इजी है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर होता है वही उसका ब्लॉक होता है, 1s2 2s2 एंड सो ऑन, ऐसे कर सकते हो। दूसरा, अगर बच्चे आपको मैजिक नंबर याद है, तो मैजिक नंबर याद है तो बहुत इजीली हो जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। 1 के नीचे हमारे पास कौन सा एलिमेंट होगा जिसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। आपको पता है ना मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 32 एंड सो ऑन। तो 1 के नीचे क्या आएगा, 3। 3 के नीचे क्या आएगा, 11। 11 के नीचे क्या आएगा, 19। 19 के नीचे क्या आएगा, 18 ऐड कर दो बच्चे इसमें, तो कितना हो जाएगा ये, 37। मतलब 37 एटॉमिक नंबर वाला जो बच्चे हमारे पास है वो क्या है, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, एस ब्लॉक को बिलोंग करता है, 37 वाला एस ब्लॉक। तो चेक करो ए का फोर्थ, यानी हमारे पास ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड और फोर्थ तो हमने एलिमिनेट कर दिए डायरेक्ट।
अब चेक कर लो कि डिफरेंस किस में है, बी में भी डिफरेंस है, सी में भी डिफरेंस है, डी सब में डिफरेंस है, तो हम सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके नेक्स्ट वाला चेक कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट मतलब 37 है, 37 के बाद कौन सा होगा, 55 होगा, राइट। 55 वाला बच्चे एस ब्लॉक में आ रहा है, 55 वाला किस में आ रहा है, एस ब्लॉक में। तो 54 वाला कहाँ आएगा, पी ब्लॉक में। 53 वाला कहाँ आएगा, पी ब्लॉक में। 52 वाला पी ब्लॉक में। यानी इसके पीछे जो 6 एलिमेंट हैं वो सारे किस में होंगे, पी सब शेल में होंगे। आपको पता है ना, एस ब्लॉक जब एक हमारा पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट पीरियड में एलिमेंट एलिमेंट जो है नेक्स्ट पीरियड में एंटर कर जाते हैं, राइट। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास कि 52 वाला बच्चे पी ब्लॉक होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, पी ब्लॉक। तो चेक कर लेते हैं हम, सी ऑप्शन जो है उसका 1 आएगा, तो सी ऑप्शन 1 किस में है, बी में। तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन। सेकंड जो ऑप्शन है हमारा वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। क्या हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल। अब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, आपको पता ही है। एल्कीन है, एल्कीन की अगर कोल्ड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। अगर आप 80 डिग्री पे हीट करोगे तो क्या होगा, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब इसमें H2SO4 किस में ब्रेक हो जाएगा, H प्लस में और HSO3 1 माइनस में, राइट। तो हमारे पास क्या लगेगा, OSO3H कौन से कार्बन पे, ये वाले कार्बन पे। नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रीजन मार्कोवनिकोव रूल लगाएंगे हम लोग। तो यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, एक तो सेकंड करेक्ट हो सकता है, एक फोर्थ करेक्ट हो सकता है। ए और सी तो डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए, ठीक। अब इन दोनों में क्या है, ये है हमारे पास। अगर आप ध्यान से देखो 80 डिग्री सेल्सियस पे, 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, एलिमिनेशन भी होगी। मतलब जैसे हमारे पास ये CH3 यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3 और यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, राइट। फिर उसके बाद में क्या होगा हमारे पास, इसका दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक कर देंगे। क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे दो CH3 लगे हुए हैं, ये कार्बन और ये CH2। तो आपको पता है जब ये पाई बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। और फिर क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। क्या होगी, एलिमिनेशन होगी। क्या ये बात क्लियर है, बोलो भाई, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास एल्कीन बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, एल्कीन। तो वो कौन सी एल्कीन बनेगी, ये वाली एल्कीन। क्या आपको दिखाई दे रहा है, यस। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट करेक्ट ऑर्डर क्या है हमारे पास, लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ का करेक्ट ऑर्डर, राइट। तो आपको पता है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, सबने पता है ये। अगर आपको सीरीज याद है तो बहुत अच्छी बात है, सीरीज याद नहीं है तो आपको यूजुअली बोला जाता है कार्बन डोनर जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, उसके बाद नाइट्रोजन डोनर होते हैं। तो हमें क्लियर क्लियर दिख रहा है ये इथिलीन डायमीन अमोनिया कार्बन मोनोऑक्साइड ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आ रहे हैं, राइट। ऑक्सलेट को कार्बन डोनर मत समझ लेना बच्चे, ये ऑक्सीजन डोनर होते हैं, राइट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर क्लियर लिख रहा है आपको, राइट। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में से बिल्कुल इजी डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एकदम, आप देख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से, क्या है हमारे पास, IF7 आपको पता है आयोडीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर लिए हैं। इसका मतलब इसके ऊपर कितने लोन पेयर बचते हैं, 0। तो इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं बचता, क्यों, क्योंकि सारे के सारे इसने जरूर यूज कर लिए हैं कहाँ पे, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में। तो IF7 ए हमारा किसके साथ मैच करेगा, फोर्थ के साथ। तो ए और फोर्थ के साथ कौन सा ऑप्शन है, एक ऑप्शन 1 है एक ऑप्शन 3 है। अब हम लोग डिफरेंस चेक कर लेंगे कि किसमें डिफरेंस है। सी में तो दोनों का 2 2 लिखा हुआ है तो हम लोग को देखने की जरूरत नहीं है। डी में एक का 1 है एक का 3 है, तो डी भी चेक कर सकते हैं, बी भी चेक कर सकते हैं। तो डी मेरे को थोड़ा दिखने में XeF2 है। जीनोन सबको पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 2 इसने यूज कर लिए इसके साथ, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए फ्लोरीन के साथ। तो कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लोन पेयर, यानी XeF2 के बच्चे हमारे पास क्या होंगे, 3 लोन पेयर होंगे। यानी डी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, 1। डी का क्या होगा, 1। तो डी का 1 किस में है बच्चे, ए में है। तो करेक्ट क्या है हमारा, A4 B3 C2 एंड D1।
ठीक, चलो नेक्स्ट हमारे पास बच्चे डायरेक्ट रिएक्शन आई है। हम लोग ये ऑलरेडी पढ़ते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक और ये सब चीजें। NO2 है हमारे पास सबसे पहले। अगर आप इसको हीट करेंगे या इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन में। यानी इन दोनों में से एक ए है एक बी है। और नेसेंट ऑक्सीजन बच्चे जब हमारी O2 के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, ओजोन बनाती है। यानी हमारा ये जो ऑक्सीजन है ये बी है, ओजोन है ये सी है, और NO हमारे पास क्या है, ए है। राइट, ए बी एंड सी, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड हो गया हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे हम। असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आया है डायरेक्ट। इन एक्सपेंसिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट सिलिका जेल इज केप्ट इन वॉच ग्लास और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आपने भी देखा होगा कि आप कभी कभी मार्केट से कोई सामान खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास ये एक पाउच होता है, एक छोटा सा टी बैग जैसा आपको दिखाई देता है, या इस टाइप की चीजें। वो क्यों होता है, बेसिकली आपको पता है बच्चों, जो मॉइस्चर है हमारा, पानी है, वो पानी क्या करता है, चीजों को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्योंकि जितना भी पानी हमारा अगर उस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो सिलिका क्या करेगा, उस पानी को सोक कर लेगा, और हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है या हमारा कोई भी डिवाइस है, वो हमेशा क्या दिखेगा आपको, एकदम नया ब्रांड न्यू दिखेगा। अदरवाइज पैकेजिंग में थोड़ा टाइम लग गया या स्टॉक में काफी टाइम तक पड़ा रहा, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उनको रस्ट वस्ट लग सकती है, ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। इस वजह से सिलिका जेल डाली जाती है उसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इन साइंटिफिक सिलिका जेल इज केप्ट इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सिलिका जेल absorb moisture from air via adsorption, thus protect the instrument from water corrosion, rusting और prevent। बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि हमारा ए भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन जो है वो करेक्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन भी है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया ऑप्शन। आगे बढ़ेंगे। बेंजाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड मतलब आपको पता ही है कि फेनाइल रिंग है हमारे साथ, और यहाँ पे क्या लगा होना चाहिए, NC, CN नहीं NC। आइसोसाइनाइड बड़ी फॉल स्मेल होती है इसकी, गंदी वाली स्मेल होती है, गटर जैसी। ठीक, तो अब पहले हम लोग ऑप्शंस में थोड़ी थोड़ी नजर मार लेते हैं, तो हम लोगों को हमारा जो टाइम है इससे सेव हो जाता है। और ऑप्शन में देखा हुआ है A एंड B, A एंड D, B एंड C। ठीक है, हम लोग चेक करते हैं ए से। Ag लगा हुआ है हमारे पास, तो आपको पता है AgCN क्या होता है, कोवलेंट होते हैं हमारे पास। इस वजह से जो नाइट्रोजन है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, यानी कि Br हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यानी इस केस में क्या बनेगा, साइनाइड या आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ये बात पक्की है कि ए हमारा करेक्ट है। तो अब हम बी एंड डी चेक कर लेते हैं, दोनों में से जो भी करेक्ट होगा वो आ जाएगा हमारे पास। ये कौन सा टेस्ट है, प्राइमरी अमीन है, क्लोरोफॉर्म KOH। यानी ये क्या बनेगा, कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीन मतलब आइसोसाइनाइड, सबको याद है ना, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन बनती है हमारी इस केस में, राइट। तो इसमें भी हमारे पास क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। तो बी भी करेक्ट है, बी आइसोसाइनाइड बनाएगा। तो ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, यानी ऑप्शन हमारा ए एंड बी फर्स्ट वाला डायरेक्ट हो गया। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गया ये चीज। बाकियों को चेक करने की जरूरत नहीं है, पर करना है तो आप कर सकते हो। साइनाइड है, अब KCN है, इसलिए कार्बन एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, OTS बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, साइनाइड बनाएगा, बेंजाइल साइनाइड बनाएगा, राइट। और ये क्लोरोफॉर्म में ये हमारे पास कौन सी है, सेकेंडरी अमीन है। तो सेकेंडरी अमीन में क्या होगा हमारे पास, ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर जो है इसके ऊपर ये हमारा रिएक्ट करेगा, एक Cl निकल जाएगा बाहर हमारे पास। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ। अब आपको पता है जो हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, उनमें से जो लिथियम हाइड्राइड है वो बहुत ही स्टेबल हाइड्राइड है। लिथियम हाइड्राइड स्टेबल है, इसलिए क्या होता है, इसको यूज किया जाता है दूसरे हाइड्राइड्स बनाने के लिए। दूसरे हाइड्राइड्स बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका मतलब क्या है, ये तो हमारे पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, लिथियम हाइड्राइड एंड Al2 ये। तो आपको पता है Cl बहुत इजीली लीव कर सकता है एल्यूमिनियम क्लोराइड में से। आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा एनहाइड्रस AlCl3 जो है हमारे पास, वो एज ए लुईस एसिड एक्ट करता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, 1 लिथियम हाइड्राइड और Al2Cl6 या एनहाइड्रस AlCl3 हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, 45। इसमें हमें एसिडिटी ऑर्डर बताना है। अब एसिडिटी ऑर्डर हम लोग कैसे बताएंगे, ध्यान से देखो, बड़ा सिंपल है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चे, अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं दिख रही, मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके डिनोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। HD है, यहाँ पे हमारी बेंजीन रिंग है,
यहाँ पे हमारा बेंजीलिक प्रोटॉन है HB, ये ट्रिपल बॉन्ड और HA है हमारे पास। क्या बात क्लियर है सबको? देखो जरा ध्यान से, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला H सबको पता है स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। कलर में थोड़ा डार्क चूज कर लेता हूँ, आई थिंक ये बेटर रहेगा। यस, HC जो है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिटी हो रही है। अब वैसे तो जो बेंजीलिक H है वो लेस एसिडिक होता है कंपेयर टू जो हमारा एल्काइन के साथ H लगा होता है। एल्काइन क्योंकि इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है, परसेंटेज एस करेक्टर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये H बहुत एसिडिक होता है, ठीक। इसकी पीके बच्चे अगर आप लोगों को पता हो तो ये ऑलमोस्ट 25 की रेंज में होती है, और जो बेंजीलिक एच है उसकी जो पीएच है, पीके है बच्चे, वो ऑलमोस्ट किसकी रेंज में होती है? 30-31 की रेंज में होती है, 31-32 डिपेंडिंग अपॉन क्या है क्या नहीं। बट ये जो एच डी है हमारा, अगर इस ये एच रिमूव होता है तो बच्चे यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जो है इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जिस वजह से ये नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल हो जाएगा। इसलिए बच्चे HC के बाद हमारी जो एसिडिटी आएगी वो HD की आएगी। किसकी आएगी? HD की। सबसे स्ट्रॉन्ग HC, उसके बाद में HD, एंड फिर उसके बाद में बच्चे sp हाइब्रिडाइज क्योंकि इसकी pKa 25, और सबसे लास्ट में हमारे पास क्या आएगा? HB आएगा। HC, HD, HA एंड HB। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2, राइट। आगे बढ़ेंगे। ड्यूरिंग क्वालिटेटिव एनालिसिस SO3 2 minus using dilute sulfuric acid, SO2 gas is evolved which turns solution this। अब आपको पता है सिंपल से, उसने सब कुछ इंफॉर्मेशन दे ही दी है। K2Cr2, K2Cr2O7 ये एसिडिक मीडियम में है, आप सबको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, किसको ऑक्सीडाइज करेगा? SO2 को। अब यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो ये बात पक्की है कि जब ऑक्सीडाइज करेगा तो ये +6 में कन्वर्ट होगी। तो K2Cr2O7 खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो आपको पता है किस में रिड्यूस होता है? ये Cr+3 में। एसिडिक मीडियम में किस में रिड्यूस होता है? +3 में। और इसका कौन सा कलर होता है? आपको पता है इसका ऑरेंज कलर होता है, और इसका बच्चे जो मैंने मार्कर यूज किया है वही कलर होता है, यानी ग्रीन कलर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? ग्रीन। आगे बढ़ेंगे। OF2 मॉलिक्यूल। अब OF2 है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में एक और क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन इज 2, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। FOF बॉन्ड एंगल इज लेस देन 104.5 डिग्री, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हमने पढ़ा है लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो जिस वजह से ये क्या होगा बच्चे? लोन पेयर बहुत रिपेल करेंगे, तो ये हमारे पास अंदर की तरफ आ जाएंगे, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, ठीक। एंड फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड पेयर भी जो है ज्यादा किसके पास होंगे? फ्लोरीन के पास होंगे, इस वजह से इनमें रिपल्शन और कम होगी, ठीक। क्योंकि ये मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है तो हम ऑप्शन से भी फिगर आउट कर सकते हैं। तो ए तो हमें बिल्कुल पता लग गया 100% की करेक्ट है ही है। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल सही है। उसके बाद में सी देख लेते हैं हम। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ O इज -2। -2 कैसे हो सकती है बच्चे? +2 होगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन फ्लोरीन से, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन के पास जाएंगे, ना कि ऑक्सीजन के पास। इसलिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यानी सी इनकरेक्ट है। ए करेक्ट है और सी इनकरेक्ट है। सी इनकरेक्ट मतलब ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे? ये दोनों बचे। इन दोनों में बी तो है ही, डी और ई हमें चेक करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल इज बेंट वी शेप, बिल्कुल सही बात है। देखो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैंने बेंट ही बनाया था इसको, तो डी हमारा करेक्ट है और ई इनकरेक्ट है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड वाला, ए बी एंड डी जो है वो करेक्ट है, ठीक। इन वेट टेस्ट फॉर अडेंट, देखो क्वालिटेटिव एनालिसिस में से फिर से क्वेश्चन आ गया, तो वो डायरेक्ट लिख ही रहा है। कह रहा है ग्रुप 4 से कौन कौन बिलोंग करता है? ग्रुप 4 से आपको पता है बच्चे कौन कौन बिलोंग करता है? Fe3+ जो हमारा है वो ग्रुप 4 से बिलोंग नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। तो कौन नहीं करता? Fe3+। और करते कौन कौन है? कॉपर 2+ करता है हमारे पास, निकल 2+ करता है बच्चे हमारे पास, मैंगनीज 2+ करता है, जिंक 2+ करता है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे ग्रुप 4 को बिलोंग करते हैं। तो डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप 4 कौन सा है? Fe3+ है हमारे पास। चलो जी आगे बढ़ेंगे। टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर,
आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि एंटी कैंसर ड्रग्स बेसिकली वो पूछ रहा है। कौन से पूछ रहा है? एंटी कैंसर। एंटी कैंसर आपको पता है बच्चे, सबसे फेमस ड्रग जो है सिस्प्लैटिन, बिल्कुल सही बात है। आई होप आप सबको पता ही होगा। प्लेटिनम है, उसमें हमारे पास 2 अमोनिया लिगेंड होते हैं और 2 Cl एज ए लिगेंड होते हैं, और ये सिस फॉर्म में होते हैं, ट्रांसफॉर्म में नहीं होते, इसलिए इसको सिस्प्लैटिन बोलते हैं। तो क्या ये EDTA है? नहीं, नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम है, बिल्कुल सही बात है, बी तो करेक्ट है ही है, और साथ में सिस्प्लैटिन डी का नाम भी लिखा है, तो बी एंड डी जो है हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप लोगों को जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बच्चे, आजकल सिस्प्लैटिन इतना ज्यादा यूज नहीं होता, काफी रिसेंट रिसर्च में बच्चे यूज करते हैं। डॉक्सोरूबिसिन जो है हमारे पास, एपिरूबिसिन जो है, ऐसे ड्रग्स जो हैं आजकल लेटेस्ट रिसर्च में यूज हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट नेमिंग रिएक्शन पे पूछा गया है, तो सब लोग एक साथ ही पढ़ाते हैं। वुड्स फिटिक, वुड्स फिटिक। वुड्स रिएक्शन आपको पता है, अल्काइल हैलाइड कंबाइन करते हैं 2, तो एल्केन बनाते हैं, वो वुड्स रिएक्शन है। दोनों अराइल हैलाइड हो तो वो फिटिक रिएक्शन है, एक अल्काइल हो एक अराइल हो तो वो वुड्स फिटिक है। और ये कौन सी रिएक्शन है? आपको पता है आयोडीनेशन और फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं पढ़ते हम लोग, क्योंकि फ्लोरिनेशन बहुत फास्ट होती है, आयोडीनेशन बहुत स्लो होती है, इसलिए बच्चे कौन सी रिएक्शन करनी पड़ती है हम लोगों को? फिंकलस्टीन रिएक्शन आयोडीन के लिए और फ्लोरीन के लिए स्वार्ट्स रिएक्शन। तो डी के साथ हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3। ये कौन सी रिएक्शन है? हमारे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, सेंडमेयर। सी के साथ 4 है और डी के साथ क्या है? 3 है, तो कौन सा करेक्ट होगा ऑप्शन? ये करेक्ट होगा। ए हमारे पास क्या है? वुड्स फिटिक है। बी हमारे पास क्या है? फिटिक है। राइट, बिल्कुल ठीक है। हमारे पास ए का 2, बी का 1, तो 4 करेक्ट होगा ऑप्शन। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा बच्चे, ध्यान से देखो। 600 ml of 0.01 molar HCl is mixed with 400 ml of 0.01 molar H2SO4 pH। pH निकालनी है बच्चे, हमें क्या करना है? H+ कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। तो ये दोनों किसका मिक्सचर है? स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? आपको पता ही है, N1M1V1 प्लस N2M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा? H+ कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी डायरेक्ट। HCl का एन फैक्टर 1 है, मोलैरिटी 0.01 है, वॉल्यूम कितनी दे रखी है? 600 ml। N2 है हमारे पास एन फैक्टर 2, मोलैरिटी 0.01 और वॉल्यूम 400 डिवाइडेड बाय 1000। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है हमारे पास। तो अब देखो जरा, 0.01 600 ये कट गया तो ये क्या आ गया? 6 आ गया। ये कितना आ गया हमारे पास? 8 आ गया। 8 + 6 कितना आ गया? 14 आ गया। 14 इंटू 10⁻⁻3, ये H+ कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास। राइट, क्या ये बात क्लियर है? बोलो, इजी है। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन अगर आपको ऐसे बताया किसी ने तो ठीक है, x इंटू 10⁻⁻y बच्चे, अगर हमारे पास H+ कॉन्सेंट्रेशन होती है, x इंटू 10⁻⁻y अगर हमारे पास H+ कॉन्सेंट्रेशन है, तो बच्चे इसकी pH क्या होती है? y - log x। डायरेक्ट डायरेक्ट लिख लिया करो, y - log x। तो ये कितना आएगा? 3 - log 14। 3 - log 14। अब आपको log 7 और log 2 की वैल्यू दे रखी है, तो 14 को 7 × 2 लिख सकते हो, यानी log m + log n हो जाएगा। तो यानी कि हमें 3 में से क्या माइनस करना है? log 7 जो कि 0.84 है, और साथ में क्या माइनस करना है, या मैं ऐसे लिख दूं, प्लस log 2। log 2 कितना है? 0.30। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे, तो ये ऑलमोस्ट किसके आसपास आता है? ये आएगा बच्चे 1.86 के आसपास। राइट, ये बात क्लियर है? 1.86 के आसपास ये हमारा आंसर आएगा। तो वो किस में पूछ रहा है? कह रहा है इसको मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁻2 से। अगर मैं इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 186। तो 186 बच्चे हमारे पास क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। राइट, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ परमैंगनेट टू मैंगनीज डाइऑक्साइड। परमैंगनेट मतलब KMnO4, किस में कन्वर्ट हो रहा है ये? मैंगनीज डाइऑक्साइड। आई एम सॉरी, उसने बोला नहीं है पोटेशियम, पर मैंने पोटेशियम मान लिया क्योंकि हम सबको हैबिट होती है, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा एनीवेज। तो MnO2 में, तो मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है बच्चे कितनी होती है? +7। MnO2
इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 यानी +7 से +4 जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं इस रिडक्शन में बच्चे? 3। तो एन फैक्टर भी हमारा 3 है और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चे? 3 इसका करेक्ट आंसर है, राइट। इफ ए कंपाउंड ए रिएक्ट विद बी फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रेट काइनेटिक्स, रेट कांस्टेंट दे रखा है, द टाइम टेकन बाय ए टू रिड्यूस 7 ग्राम टू 2 ग्राम विल बी। ये भी डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। आपको पता है निकालना क्या है बच्चे इसमें? टाइम टेकन टी। तो आपको सिर्फ इक्वेशन याद होनी चाहिए, वो क्या है? टी इज इक्वल टू 2.303 के लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। तो 2.303 है, के की वैल्यू 2.01 इंटू 10⁻³ लॉग 7 अपॉन 2। अब आप कहोगे सर डायरेक्ट आपने वेट क्यों कर दिया? ठीक है, अब आपको पता है ये बच्चे कॉन्सेंट्रेशन मतलब वॉल्यूम सेम, इस एक ही रिएक्शन सिस्टम है तो इसलिए वॉल्यूम सेम रहेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और क्योंकि ये स्पीशीज भी सेम है तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहेगा। तो हमारे पास मोल्स अपॉन वॉल्यूम होने चाहिए, राइट। तो मैं मोल्स अपॉन वॉल्यूम यानी कॉन्सेंट्रेशन को वेट की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट क्यों? क्योंकि वॉल्यूम सेम है इस वजह से, और मॉलिक्यूलर वेट तो सेम है ही है, इस वजह से वो सब कट जाएंगे, तो डायरेक्ट log 7/2 आएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? log 7 दे रखा है 0.845, log 2 दे रखा है 0.30, यानी 0.845 माइनस 0.30 हमारे पास ये कितना आ जाएगा? ऑलमोस्ट 2.303 अपॉन 2.011 इंटू 10⁻³ इंटू 0.845, यहाँ पे लिख देते हैं सीधा 0.845.301। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 4, 4 एंड 5, 0.544। तो इसको बच्चे डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने रफली सॉल्व करके रखा था पहले, तो इसका आंसर आता है 623 सेकेंड्स। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। चलो, ये आए फ्री के नंबर हमारे पास। क्या है? फ्री के नंबर। कैसे? When 2 liter of ideal gas expand isothermally, isothermally मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब इंटरनल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। तो इंटरनल एनर्जी चेंज हमारे पास कितना आएगा बच्चे? 0। ठीक, फ्री के नंबर हैं, जिसको मिल जाए बढ़िया। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास? A 300 ml bottle of soft drink has 0.2 molar carbon dioxide dissolved in it. Assuming CO2 behaves as an ideal gas, the volume of dissolved CO2 at STP is। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम सबको पता है गिवन क्या है? मोलर वॉल्यूम 22.7 लीटर दे रखा है। वेरी गुड, मतलब 1 मोल CO2 कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.7 लीटर। तो वो ml में पूछ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। चलो वो बाद में हम लोग कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अब वो क्या कह रहा है बच्चे? जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। क्या कह रहा है? अगर मेरे को मोल पता लग जाए, क्या पता लग जाए? मोल। तो मोल्स कैसे निकालते हैं? मोल्स कैसे निकालते हैं बताओ? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। मोलैरिटी कितनी है? 0.2। वॉल्यूम कितनी है? 300। इसको मैं 10⁻³ में कन्वर्ट कर देता हूँ, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगी बेसिकली। क्या ये बात क्लियर है? तो हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 600 इंटू 10⁻⁴, या मैं ऐसे लिख दूं इसको 0, ये 4 गया 2, 6/100 यानी 0.06 मोल है हमारे पास। 0.06 मोल है हमारे पास। ठीक है, या क्योंकि ये कट ही जाएंगे तो बेटर है हम इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है? 22.7 लीटर। तो 600 इंटू 10⁻⁴ मोल की कितनी होगी? 22.7 लीटर है। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1000 से, ताकि लीटर में कन्वर्ट हो जाए। डिवाइडेड बाय हमारे पास 1 आएगा। अच्छा, इसको थोड़ा इधर कर दूं, 1 सेकेंड रुको बच्चे। हम लोग एक काम करते हैं, पेज इंसर्ट कर देते हैं नया, इंसर्ट पेज, करेक्ट। ठीक है, मोल्स कितने हैं हमारे पास? 600 इंटू 10⁻⁴ मोल। 1 मोल में, सॉरी
एक मोल की कितनी वॉल्यूम है 22.7 इंटू 1000 ml। तो इतने मोल की कितनी होगी 600 इंटू 10 टू द पावर -4। इसी को बच्चे मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, इंटू 600 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, तो मैं काम करता हूँ, इसको काट देते हैं हम लोग डायरेक्ट। ये कितना हो गया 10 टू द पावर -1, एक ये भी काट देते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ गया 60। तो 22.7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, या 227 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 7 इंटू 6 42 2 4 6 12 2 12 प्लस 4 16 1 6 2 12 प्लस 13 1 3 6 2 ml हमारे पास बच्चे करेक्ट आंसर आ गया। राइट, तो इजी कैलकुलेशन थी, इजी क्वेश्चन था, फटक से 5 मिनट में हो जाता। अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बता रहा है हमें, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 20 ग्राम ऑफ वाटर boils at 373.52 Kelvin. The molecular mass of solute is, molecular mass बताना है। तो आपको दिख रहा है, अगर प्योर वाटर होता तो वो कितने पे बॉयल करता 373 केल्विन पे बॉयल करता। राइट, तो हमारे पास डेल्टा टी कितना आया है 0.52 आया है, इंटू के भी हमें दे रखा है कितना 0.52, इंटू मोलैलिटी होता है, यानी वेट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। कितने में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। बस सॉल्व करो आंसर आ गया। ये तो डायरेक्ट कट ही गया हमारे पास। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है हमारे पास बच्चे, वो किसके बराबर आएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट कितना है 2 ग्राम, डिवाइडेड बाय ये 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3, ये हमारे पास 10 हो गया, ये 10 टू द पावर -2 हो गया, यानी 100 हमारा करेक्ट आंसर आ गया। 100 ग्राम पर मोल, मॉलिक्यूलर वेट किस में आता है 100 ग्राम पर मोल में आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अब ये क्वेश्चन जो है बच्चे थोड़ा सा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन एनटीए ने भी जो इसका आंसर दिया हुआ है वो गलत दिया है। क्यों, उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बता दूंगा। यूजुअली बच्चे हम 1 ppm जो है उसको आंखें बंद करके मान लेते हैं 1 mg पर लीटर। ये बात क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। वेट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6, यानी 1 ppm 1 mg पर लीटर होगा। किसके लिए, जिसकी डेंसिटी बच्चे 1 हो, यानी सिर्फ वाटर के लिए। सिर्फ वाटर के लिए ये बात करेक्ट है। इसलिए बच्चे आपको इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, 1 ppm इक्वल टू 1 mg पर लीटर नहीं लेना है आपको। ppm निकालने के लिए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 टू द पावर 6 करना है। राइट, अब क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होने वाली है तो मैं पहले ही इसका एक पेज इंसर्ट कर देता हूँ। राइट, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चलो, तो वेट ऑफ सोल्यूट निकालते हैं। सम अमाउंट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन is added to 671.141 ml of chloroform to prepare 2.6 into 10 to the power -3 molar solution। तो ये क्या दिक्कत है इसमें, डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वेट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। वो कैसे निकालेंगे वेट इसका, सिंपल सी बात है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ये क्या आ गया नंबर ऑफ मोल्स, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलो भाई, वेट ऑफ डीसीएम। मोलैरिटी कितनी दे रखी है 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू वॉल्यूम कितनी दे रखी है हमारे पास 671.141 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डीसीएम। डीसीएम आपको पता है क्या होता है, Cl2, तो ये कितना हो गया, कार्बन का 12, उसका 2 14, उसका 71 प्लस 14 85 हो गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो ग्राम में आया, मिलीग्राम में नहीं आया। नहीं बच्चे, ये वॉल्यूम ml में है ना, तो मिलीमोल आए, मिलीमोल से मॉलिक्यूलर वेट को मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीग्राम आएगा। तो ये हमारा किस में आएगा, मिलीग्राम। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी कट जाएगा थोड़ी देर में। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 10 टू द पावर -3 मोलर है, राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, डीसीएम बहुत कम है,
यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मोर और लेस इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। हम लोग क्या कर देते हैं, इसको इग्नोर कर देंगे, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, बिल्कुल आसान है, मास उसका निकालना है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है। तो उसका कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी उसकी दे रखी है कितनी, 1.49 ग्राम पर ml, और वॉल्यूम कितनी दे रखी है बच्चे, 671.141। ठीक, क्या ये बात क्लियर है। अब मास देख लो बच्चे किस में आ रहा है, ये ml में है, ये ग्राम पर ml में है, यानी ग्राम में आया है, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, 10⁻³ मिलीग्राम। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं, किस में, ppm में। कैसे निकालेंगे देखो, 2.6 इंटू 671.141 इंटू 85 इंटू 10⁻³ अपॉन, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें 10⁻6 डिवाइडेड बाई ये 1.49 इंटू 671.141 इंटू 10⁻³ तो इंटू 10⁻6। तो ये -3 और ये तो कट गए आपस में, ये भी आपस में कट गए। तो हमारे पास सिंपल कैलकुलेशन क्या बची, 2.6 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 1.49। सिर्फ ये कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। अब ये कैलकुलेशन बच्चे जब आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 148.3 ppm। तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, 148.3 ppm। बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 × 10⁻12 हर्ट्ज इन जूल पर मोल इज। तो बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट कैलकुलेशन है। टोटल एनर्जी क्या होती है, इज इक्वल टू NH न्यू। नंबर ऑफ मोल्स कितने, नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 हमें दे रखा है। H की वैल्यू हमें दे रखी है, इनटू फ्रीक्वेंसी भी बच्चे हमें दे रखी है 2 × 10⁻12। तो एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में आएगी। इसको डायरेक्ट बच्चे सॉल्व करो और आंसर निकालो। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो ये हमें दिख ही रहा है, 23 + 12 35, 35 - 34 1 आ रहा है हमारे पास। तो लास्ट में क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो ये 6 × 2 12, 12 × 6 कितना होता है हमारे पास, 72। ये 0.66 है, तो ये ऑलमोस्ट 80 के आसपास आएगा हमारे पास। तो बच्चे आपने सॉल्व किया था तो 79.8 जूल्स आ रहा था, यानी कि 798 जूल्स हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास 59, जो कि आपका लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग देखेंगे जरा, बड़ा सिंपल है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है C10H12O2 गिव्स न्यूट्रल FeCl टेस्ट पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, ये फिनॉल फंक्शनैलिटी तो है ही इसमें, इसमें क्या है, फिनॉल फंक्शनैलिटी तो है ही। वो सॉल्व करने से पहले बच्चे हम लोग क्या कर लेंगे, C10H12O2 का DU निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। वो कैसे निकालते हैं, C+1 - H+X - N डिवाइडेड बाई 2। कार्बन कितने हैं इसमें, 10, और एक कितना हो गया, 11। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया, 6। 11 - 6 हमारा DU कितना आ रहा है, 5। और बेंजीन रिंग का DU कितना होता है, 4। तो एक बात तो बच्चे हमारे पास क्लियर हो गई डायरेक्ट कि 5 में से 4 DU तो बेंजीन रिंग का ही चला गया। यानी अब हमारे पास या तो एक डबल बॉन्ड है और या फिर एक और साइक्लिक रिंग है, या तो एक डबल बॉन्ड है या साइक्लिक रिंग है। मतलब वो पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पूछ रहा है हमारे पास। अब एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको सब चीजें मिल जाएंगी। या डायरेक्ट बच्चे देखो, कंपाउंड ए ऑल्सो डीकलराइज एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड KMnO4 बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोल्ड KMnO4, ठंडे, कोल्ड बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट याद है सबको, बेयर्स टेस्ट। एल्कीन हमारी क्या बनाती है, डाइओल बनाती है। एल्कीन क्या बनाती है, डाइओल बनाती है। क्या ये बात क्लियर है, यानी कि इस एरोमेटिक सिस्टम के अलावा हमारे पास एक एल्कीन भी है। क्या है, एक एल्कीन भी है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इसमें कितने होंगे, 3 पाई बॉन्ड ये वाले
और एक पाई बॉन्ड, यानी टोटल हमारे पास 4 पाई बॉन्ड होंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोगों को गिवन है, इससे अदर फंक्शनल ग्रुप का पता लगेगा। जैसे हाइड्रो आयोडाइक टेस्ट एसिड हमें क्या दे रहा है, मिथाइल आयोडाइड। इसका मतलब कि डबल बॉन्ड के साथ साथ हमारे पास एक और चीज अटैच्ड है इसके ऊपर सिस्टम में, OCH3। OCH3 जो हमारी मिथॉक्सी है वो भी अटैच्ड है, क्योंकि जब HI के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CH3I मिथाइल आयोडाइड मिलेगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट है नहीं इसमें। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा 60th क्वेश्चन, ये क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। कंसीडर द सेल, ये हमें सेल दे रखा है, प्लेटिनम हाइड्रोजन H प्लस Fe3 प्लस 2 प्लस। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो H2 हमारी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H प्लस में। और Fe3 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्लस Fe3 प्लस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 प्लस में। तो क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं जी, अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। बैलेंस है? अभी भी नहीं बैलेंस है। क्यों? क्योंकि H2 से हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो Fe3 प्लस से 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा। क्लियर? तो H2 प्लस 2F2 में थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको खुला सा लिख देता हूँ, 2Fe3 प्लस प्लस H2 है हमारे पास। तो अब हम लोग ई सेल लिखेंगे। नर्न्स्ट इक्वेशन आप सबने पढ़ी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन n log प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, राइट। तो ई सेल हम लोगों को गिवन है व्हेन द पोटेंशियल ऑफ सेल 0.712 गिवन है, पोटेंशियल गिवन है बिल्कुल। when the potential of cell is 0.7 the ratio of Fe2 plus to Fe3 plus is this one। अच्छा, और E नॉट हमें दे रखा है कितना, 0.771। ओके, तो 0.712 ये दे रखा है, E नॉट कितना दे रखा है, 0.771 माइनस 0.059 अपॉन n, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। लॉग प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, Fe2 प्लस एंड Fe2 प्लस एंड H प्लस। अब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। Fe2 प्लस की पावर 2 डिवाइडेड बाय Fe3 प्लस की पावर 2, और क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रेशर है वो भी 1 atm दे रखा है तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो log m अपॉन n की पावर, अगर हमारे पास x है तो मैं क्या करूंगा, x नीचे ले आऊंगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 0.712 माइनस 0.771 is equal to minus of 0.059 divided by 2 multiply by 2 log Fe2 plus concentration upon Fe3 plus concentration। अब आप कहोगे स्क्वायर कहाँ गया, log m की पावर n मैंने ले आया नीचे, तो ये कट गया हमारे पास। ये कितना आएगा, ये भी माइनस का आएगा, कितना आ रहा है देखो, 771712। तो 11 से 1 गए, कितना रह गया, हम 2 गए हमारे पास 9, 6 से 1 गए 5, ये 0 पॉइंट, ये 0 आ गया 0.05, मतलब ये भी कट गया 0.059 और माइनस ऑफ 0.059 log Fe2 plus concentration अपॉन Fe3 plus concentration। ठीक, ये कट गए हमारे पास, तो ये log किसके बराबर आ गया, 1 के, यानी कि Fe2 plus concentration अपॉन Fe3 plus concentration बच्चे, ये किसके बराबर आएगी, 10 के बराबर आ जाएगी। तो वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, 2 प्लस और 3 प्लस की पूछ रहा है, बिल्कुल, तो इसकी रेशियो क्या आ रही है, 10 आ रही है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, 10। आई थिंक आपको अब ये सारा का सारा पेपर इजीली समझ आ गया होगा। ठीक है, जो जो भी आपने मिस्टेक किए हैं उसको आप ध्यान में दें, ध्यान रखें, ताकि अगली अटेम्प्ट में आप फिर से कोई सिली मिस्टेक ना करें। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच।